concentrated or dilatory concentrated dilatory इनका मैकेनिज्म, रीनल फेलियर और एडीएच, और ये सारी चीजें कर लेते हैं। अच्छा, यूरिया से हम शुरू करते हैं, और यहाँ पे यूरिया जब हम डिस्कस करेंगे तो हम फिर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूटेड भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो यूरिया जो है वो पीसीटी के अंदर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो है वो पीसीटी के अंदर जो इसकी रीअब्जॉर्प्शन है 50% जो फिल्टर्ड है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन पानी से लेकिन कम ही होती है, तो यूरिया अलोंग द रीनल ट्यूब्यूल जो है वो कॉन्सेंट्रेट ही हो रहा होता है, पानी के बराबर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। पानी कितना रीअब्जॉर्ब हो रहा है पीसीटी में? 67%। यूरिया कितना रीअब्जॉर्ब हो रहा है? 50%। तो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन पीसीटी में बढ़ती है ऑल्दो वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। यू गेट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? जी मैम। ठीक हो गया। अच्छा, फिर यूरिया जो है आपको जो एमसीक्यू में आता है, ठीक है, कौन कौन से रीनल ट्यूब्यूल्स के पार्ट हैं जहां से यूरिया इम्पर्मेबल होता है, ठीक है। डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है यूरिया की परमेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, ना यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा होता है ना यहाँ से सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। मेड्यूलरी आउटर लिखा हुआ है, लेकिन अगर मेड्यूलरी एमसीक्यूज में लिखा हो तो आप चूज मत करना। अगर इन दो, ये दो लिखे हो तो इनमें से पहले आपने किसी को चूज करना है, क्योंकि सिर्फ आउटर मेड्यूलरी की यहाँ बात हुई है। अदरवाइज मेड्यूलरी, इनर मेड्यूलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दे आर परमेबल टू यूरिया, ठीक है। ये बात समझ आती है? दिस इज की पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से ये इम्पर्मेबल होता है, ठीक है। सिक्रीट कहाँ कहाँ होता है? थिन डिसेंडिंग लूप में सिक्रीट होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और जो है अगर हम आगे बात करें तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ यूरिया साइकिल की, तो आप clear हो जाएगी। अच्छा, मिक्सचरेशन भी तो नहीं किया हमने? यस मैम, नहीं किया। मिक्सचरेशन मिक्सचरेशन भी रहता है। बहुत कुछ रहते हैं। सो देखो यूरिया साइकिल किस तरह होता है, ये अगेन इट्स अ वर्क ऑफ द जो है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म, ठीक है। सो जो है अलोंग द पीसीटी 50% urea get reabsorbed, still the urea concentration increases, you can see here urea concentration increases here, ठीक है, ऑल्दो reabsorb हो रहा है, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ से डिस्टल ट्यूब्यूल और असेंडिंग थिन लूप, थिक लूप, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग है, ये बिल्कुल इम्पर्मेबल है यूरिया से, यहाँ यूरिया एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। फिर यूरिया की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होती है, यूरिया यूरिया ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, और ये यहाँ से वापस से जो है ये लूप ऑफ हेनले में आता है, और यहाँ से ये रीसर्कुलेट करता है। सो बेसिकली ये रीसर्कुलेशन क्या करती है? इसको कॉन्सेंट्रेट करती है इन यूरिन, और कम पानी के साथ जो है ज्यादा यूरिया एक्सक्रीट होता है, ठीक है। और क्या काम करता है? ये जो यूरिया की रीएब्जॉर्प्शन है, ये जो यूरिया की यहाँ से जो रीएब्जॉर्प्शन है, ये फेवर होती है बाय एडीएच। अगर एडीएच होगा तो ये फेवर होगी। एडीएच क्या कर रहा है? पानी की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। अब पानी जो है यहाँ पे जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, इसमें होल्ड करने के लिए वी नीड समथिंग विच इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, ठीक है। तो वो यहाँ से यूरिया को एब्जॉर्ब कराता है, और यूरिया पानी को होल्ड करके रखता है यहाँ पर, और फिर ये यूरिया रिसर्कुलेट होता है। तो दो दो काम हो जाते हैं, एक तरफ यूरिया जो है यूरिन में कॉन्सेंट्रेट भी हो जाता है, और दूसरी तरफ जो है पानी होल्ड भी हो जाता है, और यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एक्सक्रीट भी होती है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन। ये समझ आती है बात? इज दिस क्लियर? मैम को रिपीट कर दें एक दफा। देखो हो क्या रहा है, ये जो यूरिया की यहाँ रिएब्जॉर्प्शन हो रही है ना, ये रिएब्जॉर्प्शन कौन कौन फेवर कर रहा है? ये कौन फेवर कर रहा है? एडीएच, एडीएच में। एडीएच। तो एडीएच कब रिलीज होता है? जब यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना होता है, जब बॉडी में पानी को कंजर्व करना होता है, ठीक है। ये यूरिया यहाँ पे क्या करता है? पानी को होल्ड करता है। जो पानी एक्वापोरेंस के थ्रू यहाँ आया है, वो पानी वापस भी तो जा सकता है ना। देखो पानी जो है वो हमेशा सॉल्यूट के पीछे भागता है। एडीएच ने एक्वापोरेंस बना के पानी को एब्जॉर्ब तो करवा लिया, लेकिन वो यहाँ होल्ड नहीं होगा ना, अगर उसका कोई होल्डर यहाँ नहीं पड़ा होगा जो उसको कीप रखेगा अपने पास।
ठीक है, तो यूरिया उसको होल्ड करता है और फिर यहाँ से फिर से सिक्रीट होता है, और ये इस तरह से क्या होता है, पानी रीअब्जॉर्ब होता रहता है, और ये जो है कॉन्सेंट्रेट होता रहता है, और कम पानी में ज्यादा यूरिया एक्सक्रीट हो जाता है। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं यूरिया साइकिल। ठीक है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि ऑल्दो पीसीटी में यूरिया एब्जॉर्ब हो रहा है, मगर यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, पीसीटी में कम नहीं होती। आप इस चीज में नहीं रहना कि 50% ये एब्जॉर्ब हो रहा है तो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही होगी। ठीक है, फिर यहाँ लूप में जो डिसेंडिंग थिन लूप है, यहाँ पे यूरिया सिक्रीट हो रहा है, और यहाँ से यूरिया रीअब्जॉर्ब हो रहा है मेड्यूलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। बीच का पोर्शन पूरा का पूरा यूरिया इम्पर्मिएबल है, और इस रीअब्जॉर्प्शन को फेवर करता है एडीएच। और एडीएच कब होगा? जब यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की तीन रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, जिसमें से एक ये यूरिया साइकिल है और एडीएच का होना है, और दूसरा है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम हाइपर और स्मॉलर हो। मेडुलरी इंटरस्टिशियम का क्या मतलब है? वो नेफ्रॉन्स जो कि मेड्यूल जिसके लूप ऑफ एनले मेड्यूला तक जाते हैं, यानी कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स को देखें, तो जो मेनली आपको जो चीजें चाहिए आती हैं, ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है, एक आपको पता होना चाहिए काउंटर करंट एक्सचेंजर क्या है। यही पूछा जाता है ना? जी ठीक है, मैम। सो मल्टीप्लायर जो है वो है लूप ऑफ द हैंडले। ठीक है, और एक्सचेंजर जो है वो वाजा रेक्टा है। तो वाजा रेक्टा क्या है? बेसिकली वाजा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ना, जो कि मेडुला के अंदर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, उसका स्पेसिफिक नाम है वाजा रेक्टा। समझ आती है बात? ठीक है, सो मल्टीप्लायर का क्या मतलब है? मल्टीप्लायर का मतलब ये है, अगर आप देखो इसको, अगर असेंडिंग लूप ऑफ द हैंडले में वन सोडियम वन पोटेशियम टू क्लोराइड के ट्रांसपोर्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जब फ्लूइड जो है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आता है, ठीक है, और जो है फ्लूइड कम होता है, यानी ये कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट होना है, बॉडी में फ्लूइड कम है, ठीक है, वैसे भी, तो यहाँ पर जो है ये इसको वन सोडियम वन पोटेशियम वन क्लोराइड जो है वो सॉल्यूट्स को यहाँ पे पंप करते हैं। ठीक है, अच्छा रिमेम्बर, ये पंप जो है सिर्फ 200 का ग्रेडियंट क्रिएट कर सकता है। कितने का ग्रेडियंट क्रिएट कर सकता है? 200 का। जैसे ही 200 का ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, ये पंप स्टॉप हो जाता है। एमसीक्यू में आता है कितने का ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं ये? 200 का ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे सॉल्यूट आ गए, मैम इसका क्या रीजन है, क्यों सिर्फ 200 का ही करते हैं? हाँ, क्योंकि ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। अब देखो, हमेशा याद रखना कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, वो हमेशा पावरफुल होते हैं ज्यादा। ठीक है, वो हमेशा पावरफुल होते हैं, दे आर मोर पावरफुल। ठीक है, सो दीज आर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सो दे आर लेस पावरफुल। ठीक है, तो ये 200 का ग्रेडियंट करने के बाद ये कैरियर्स जो है, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये स्टॉप हो जाते हैं। फिर यहाँ से जब यहाँ 400 का ग्रेडियंट, यानी यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यहाँ से पानी आ रहा होता है, पानी आइसोऑस्मोटिक है अभी तक, तो यहाँ ये पानी को पुल करते हैं। तो एक्चुअली सिचुएशन क्या हुई कि थोड़ी देर बाद पानी भी यहाँ आ जाता है, और यहाँ सॉल्यूट ज्यादा हो गए, पानी इधर आ गया। ठीक है, जब ये सॉल्यूट घूम के इधर जाते हैं, जब ये सॉल्यूट घूम के इधर जाते हैं, ठीक है, अब ये और ये 400 बराबर हो गए। अब फिर से वो पंप करना शुरू करता है। ठीक है, फिर 200 का ग्रेडियंट क्रिएट करता है, फिर पानी यहाँ से इधर आता है। ठीक है, फिर ये ऊपर जाते हैं, फिर इस तरह से ये कब तक ये क्रिएट करता है ये साइकिल? क्यों इसको मल्टीप्लाई कहते हैं? कि ये साइकिल, जो ये वाला स्टेप है 4 5 6, ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता रहता है, वो मल्टीप्लाई होता रहता है टिल दैट टिप ऑफ द loop of the Henle, which is in the medulla. ठीक है, it reaches to the osmolarity of 1200 milliosmoles. ठीक है, 1200 से मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी है 1400 मिली ऑस्मॉल्स है। ठीक है, ये जो है स्टॉपेज पॉइंट है, इसके बियॉन्ड जो है टिप जो है और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आती? दिस इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर। काउंटर करंट को इसलिए मल्टीप्लायर बोलते हैं। मैम। ठीक है जी। मैम थिक असेंडिंग लिम्ब में तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है, तो थिन डिसेंडिंग लिम्ब में भी यही होता है थिन जिसके। डिसेंडिंग लेन में कुछ भी नहीं होते। थिन डिसेंडिंग में सिर्फ पानी के चैनल्स होते हैं, ये सब पानी के चैनल्स है।
ठीक है, ये मैम थिन तो होता है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे होती है? कॉन्सेंट्रेशन ऐसे होती है कि एक तरफ से देखो, एक तरफ से सॉल्यूट एब्जॉर्ब हुआ, देखो एक तरफ से यहाँ से सॉल्यूट एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, और यहाँ पे पानी नहीं रीअब्जॉर्ब हुआ था। जब सॉल्यूट यहाँ रीअब्जॉर्ब हुआ तो उसने पानी को अपनी तरफ पुल किया। ठीक है, तो मैम फिर ये तो फिर से आइसोटोनिक ही हो जाना चाहिए ना, जितना सोल्यूट एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही वो पानी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कॉन्सेंट्रेट कैसे हो गया? हमें किसको कॉन्सेंट्रेट करना है? हमें कॉन्सेंट्रेट किसको करना है पहले ये बताओ। मैम यूरिन यूरिन। को। यूरिन यूरिन को को। कॉन्सेंट्रेट, देखो यहाँ पे यूरिन पे क्या अफेक्ट पड़ा है, देखो क्या अफेक्ट पड़ा है। अभी ये सिर्फ मल्टीप्लायर हुआ है, एक्सचेंजर नहीं हुआ। ठीक है, अभी एक्सचेंजर कुछ भी नहीं हुआ। एक तरफ से सॉल्यूट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दूसरी तरफ से पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, ये अभी एक स्टेप है। अभी ये पानी सिर्फ इंटरस्टिशियम तक आया है और सॉल्यूट इंटरस्टिशियम तक आया है। ठीक है, ये पहला स्टेप है अभी। सो बेसिकली वो क्या कर रहा है, पानी को ड्राइव कर रहा है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, फॉर एग्जाम्पल हम जो है बहुत पानी पी रहे हैं, तो फिर ये मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा, फिर इसी तरह से जाएगा वो। ठीक है, वो थोड़ा सा काम करेगा और सिर्फ लीव करेगा अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल को, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। वो 1200 तक नहीं जाएगा। इसका 1200 तक जाना का मतलब ये है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है। और वो कॉन्सेंट्रेट कैसे होगी, जब ये इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, तो ही तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पानी जो आएगा वो थ्रू इस सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन से और यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ होल्ड करेगा। वरना पानी कैसे होल्ड करेगा? आप इमेजिन करो ना, एक्वापोरेंस ने एडीएस से पानी एब्जॉर्ब करवा लिया, वो एब्जॉर्ब करके लाया कहाँ है उसको? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में ही लाया है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पानी नहीं होल्ड करेगा, वो वापस चला जाएगा अगर यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट नहीं भी होगी, यहाँ पे यूरिया नहीं होगा, यहाँ पे ये सॉल्यूट्स नहीं पड़े होंगे। तो पानी कम कहाँ करना है? पानी हमें कम कहाँ करना है? पानी हमें यहाँ कम करना है कि यूरिन कम बने। ठीक है, तो वो पानी कहाँ एब्जॉर्ब होगा, उसको यहाँ लाना है। अब यहाँ लाते हैं तो मसला ये है कि यहाँ ले आता है एडीएच, लेकिन वो वापस चला जाता है। इसको होल्ड कौन करेगा? इसको होल्ड करेगा वो मल्टीप्लायर। ठीक है, उसको होल्ड करेगा वो यूरिया साइकिल। समझ आई बात अब? वरना तो वो पानी वापस घूम के फिर यूरिन में चला जाएगा। किडनी कर ले कॉन्सेंट्रेशन यूरिन की, वो पानी बार बार घूम के वापस चला जाएगा। गेट द पॉइंट? मैम ये मल्टीप्लायर वाटर को रोक के रखता है, पानी को। मतलब आप एक ये तो समझ एडीएच लो कि आप है। आप देखो मल्टीप्लायर क्या करता है, मल्टीप्लायर टिप को हाइपरऑस्मोलर करता है। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लायर को मेंटेन कौन करता है? वो देखो, अब देखो, मल्टीप्लायर ने टिप को हाइपर ऑस्मोलर किया। ठीक है, मल्टीप्लायर ने क्या किया? टिप को हाइपर ऑस्मोलर किया। ठीक है, ये काउंटर करी मल्टीप्लायर ने टिप को हाइपर ऑस्मोलर किया। वाजा रेक्टा ने क्या किया? वाजा रेक्टा काम करता है एज अ एक्सचेंजर। उसने उस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया, यहाँ पे उस हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया। एक्सचेंजर कौन है? एक्सचेंजर कौन है? वाजा रेक्टा। ठीक है, ठीक है, एक्सचेंजर कौन है? वाजा रेक्टा। ठीक है, उसने इसको मेंटेन किया। और यूरिया साइकिल ने, और मैं आपको बताऊं कितनी इंपॉर्टेंस है यूरिया साइकिल की, कि अगर ये यूरिया ना हो, यानी अगर मैंने आपको पहले भी बताया था और ये एमसीक्यू में भी आता है, वो लोग जो डाइट में प्रोटीन नहीं लेते, उनकी यूरिन की कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी 50% रह जाती है। इट्स रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, अकेला काउंटर करंट मल्टीप्लायर 50% पानी को होल्ड कर सकता है। ठीक है, और एक और चीज भी शायद आप लोग को पूछी जाती है, ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम भी पूछा जाता है ना एमसीक्यू में। नहीं, कहीं देखा तो था, ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम पूछा जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम पानी नहीं भी पीते, फॉर एग्जाम्पल गर्मियों के रोजे हैं, पानी नहीं पिया, पूरे दिन पानी नहीं पिया, ठीक है, रोजा रखा हुआ है, तो भी किडनी यूरिन तो बनाती है ना। ठीक है, यस, 500 ml। ठीक है, तो वो यूरिन जो बनती है, जो मिनिमम अमाउंट किडनी को एक्सक्रीट करना है, रिगार्डलेस हम पानी पिए ना पिए, दैट वी कॉल द ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम, दैट वी कॉल द ऑब्लिगेटरी यूरिन। ये क्यों होती है 500 ml या 0.5 लीटर?
यूरिन की कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी कितनी है? 1200 ml। अभी मैंने आपको दिखाई ना, 1200 मिली ऑस्मॉल से ज्यादा वो नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर कम से कम डेली 600 मिली ऑस्मॉल्स ऐसे सॉल्यूट्स बनते हैं जो किडनी को बाहर निकालना है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हम पानी पिए ना पिए, ये 600 मिली ऑस्मॉल्स निकलने ही हैं बाहर, ठीक है। तो 600 को 1200 से डिवाइड करो, तो कम से कम कितनी किडनी को यूरिन बनानी ही है? 500 ml। दिस इज ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है, द फंक्शन ऑफ लूप ऑफ द हेनले, काउंटर करंट एक्सचेंजर, द फंक्शन ऑफ द वाजा रेक्टा एंड द यूरिया साइकिल, which is यूरिया साइकिल में हमने क्या देखा? which portions are impermeable to urea? the ascending thick loop, distal tubules and the cortical collecting tubules, they are impermeable, ठीक है। यहाँ से ये reabsorb होता है यूरिया और ये सर्कुलेट करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है यूरिन को। मैम एक्सचेंजर का क्या काम है वाटर एक्टर में? वो मेंटेनेंस करता है ऑस्मोलैरिटी की, ठीक है। आपने वर्ड क्या याद रखने, की वर्ड्स क्या याद रखने? मल्टीप्लायर कौन है? मल्टीप्लायर इज लूप ऑफ द हेनले, ये क्रिएट करता है हाइपर ऑस्मोलैरिटी को। वर्ड क्या है? द क्रिएशन ऑफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी। क्या वर्ड है? द क्रिएट। अगर आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में, क्रिएट कौन करता है हाइपर ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, दैट इज लूप ऑफ द हेनले, ठीक है, जो कि मल्टीप्लायर है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है मेंटेन कौन करता है हाइपर ऑस्मोलैरिटी को, तो वो है वाजा रेक्टा, ठीक है। ये क्या है? एक्सचेंजर है। क्लियर हो गया? जी मैम। यस मैम। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब एक और एमसीक्यू यूरिया से ही रिलेटेड। अच्छा, यूरिया मैंने आपको ये यूरिया ट्रांसपोर्टर्स बता दिए, जो जहां से वो मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो यूरिया रीअब्सॉर्ब हो रहा था, वहां पे यूरिया ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के, जो फिर वहां से आके फिर सिक्रीट होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यूरिया की एक्सक्रीशन फ्लो रेट से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अगर जो है, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि अगर पानी ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है, यानी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाना है, तो यूरिया जो है वो ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रही है और उसकी एक्सक्रीशन कम हो रही है, ठीक है। लेकिन वो एक्सक्रीशन कम हो रही है उस पानी के हिसाब से जितना उसका वॉल्यूम है, ठीक है। जब कम पानी रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है, तो कम यूरिया रीअब्सॉर्प्शन होती है और यूरिया की एक्सक्रीशन ज्यादा होती है। ये आप पॉइंट याद कर लो, फ्लो रेट से इसका क्या, अगर फ्लो रेट ज्यादा होगा यूरिया की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, ठीक है। अगर फ्लो रेट कम होगा तो यूरिया की एक्सक्रीशन कम होगी, ठीक है। आगे चले। फॉस्फेट के साथ क्या, एक जो फॉस्फेट के साथ जो जो डिफरेंसेस है कि फॉस्फेट 67% की जगह 85% पीसीटी से रीअब्सॉर्ब होता है। कितना रीअब्सॉर्ब होता है? 85%, ये आपको याद है, ठीक है। और इसके भी, ये भी फॉस्फेट के साथ ही रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक हो गया। अब बाकी कितना बचा? 15%, ठीक है। अच्छा, कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 80% पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है, और 10% जो है वो डिस्टिल में रीअब्सॉर्ब होता है। यहाँ बीआरएस में जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है कि 85% पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो गया, ठीक है, ठीक है वहाँ। और उसके बाद जो है 15% जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। जो ये एक्सक्रीट होगा, ये किसके साथ एक्सक्रीट होगा? ये टाइट्रेबल जो है, टाइट्रेबल एसिड्स बनाएगा, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था, ये वही वाला फॉस्फेट है, ठीक है। इसके साथ क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन इसकी रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। और पैराथायरॉइड हार्मोन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो थ्रू कैम्प है,
तो ये अक्सर एमसीक्यू में आता है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है ये फॉस्फेटूरिया करेगा, यूरिन में फॉस्फेट की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, साथ में यूरिन में स्कैम की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगी। फॉस्फेट टाइट्रेबल एसिड है। ठीक हो गया? ये इसके सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एमसीक्यू में आते हैं। पीटीएच को आपने क्या बताया, पीटीएच क्या कराता है? पीटीएच फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। जी मैम। ठीक हो गया? जी मैम। और पैराथायराइड का जो मोड ऑफ एक्शन है वो थ्रू कैम्प है, साइक्लिक कैम्प पे। मैम तो ये कैंप क्यों पैराथायराइड यूरिन में आएगा? मतलब फॉस्फेट तो आएगा क्योंकि उसकी हम्म एब्जॉर्प्शन को हम्म रीएब्जॉर्प्शन को पीटीएच इनहिबिट कर रहा है, तो ये यूरिनरी कैंप क्यों इंक्रीज होगा? यूरिनरी कैंप इसलिए इंक्रीज होगा कि पैराथायराइड का जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो थ्रू साइक्लिक एमपी के थ्रू है। ठीक है ना? तो वो एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ाता है जिससे कैंप आता है यूरिन में। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू में। ठीक। क्या पैराथायराइड का क्या पूछा है? पैराथायराइड कॉज अल्कलोसिस, देन व्हाई अल्कलोसिस? व्हाई अल्कलोसिस? इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर सेइंग इट कॉजेज अल्कलोसिस? दैट इट्स एक्सक्रीटिंग द फॉस्फेट, इसलिए विच कॉजिंग द फॉस्फेट। फॉस्फेट अकेला भी एक्सक्रीट हो सकता है, जरूरी नहीं उसको हाइड्रोजन चाहिए एक्सक्रीट होने के लिए। वो तो मैं आपको उस कॉन्टेक्स्ट के साथ ला रही थी कि ये वो फॉस्फेट है जो कि जो है ना एक्सक्रीट होता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब कैल्शियम पे आ जाते हैं। अगेन कैल्शियम जो है जो फिल्टर्ड हुआ। अच्छा, अब कैल्शियम जो है दो तरह की फॉर्म में है ना। 60% जो है वो फ्री है और 40% बाउंड है प्रोटीन्स के साथ। एग्री? हमने पढ़ा था ना जब हमने पैराथायराइड पढ़ा था। तो जो 40% बाउंड है वो तो फिल्टर्ड नहीं होगा ना, जो कैल्शियम प्रोटीन से बाउंड है वो तो फिल्टर्ड नहीं होगा। यस। ठीक है, जो 60% है वो फिल्टर्ड होगा। और वो फिल्टर जो है वो 90% पीसीटी और थिक असेंडिंग में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है अब हम यहाँ पे फिर अगेन बात करेंगे लूप डायरेटिक्स और थायराइड डायरेटिक्स दोनों का उल्टा काम है ऑन द कैल्शियम। ठीक है, लूप डायरेटिक्स क्या करेंगे? हाइपर हाइपोकैल्सीमिया। कैल्सियूरिया कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। ठीक है ना? और जो है इनहिबिट करते हैं क्योंकि वो वन जब सोडियम वन पोटेशियम पे काम करते हैं तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है उससे लिंक्ड होती है। ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, उसकी बनिस्बत अगर हम थायराइड डायरेटिक्स देखें तो ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इनहांस करते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपर कैल्सियूरिया जो कि इडियोपैथिक ओरिजिन का फार्माकोलॉजी। ठीक है, क्लियर? यस। लास्ट वाला ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ये कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हम और कैल्शियम ज्यादा होगा तो वो मैग्नीशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा। अगर मैग्नीशियम ज्यादा होगा तो वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा। कॉम्पिटिटर्स है ना, जो ज्यादा होगा वो दूसरे की एक्सक्रीशन को इनहिबिट करेगा, दूसरे की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। ओके। ठीक, क्लियर? जी। अब हमने कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट भी कर लिया हमने। अब बस नमाज का हम ब्रेक लेते हैं। ये जल्दी से 1 मिनट ये दिखा देती हूँ। जब भी वाटर कम होता है बॉडी में, मैंने कल भी ये बात बताई थी, ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, ऑस्मोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। कैसे स्टिमुलेट होते हैं? उनमें से पानी निकल जाता है, वो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, वो एडीएच की सिक्रीशन करते हैं और एडीएच पे किस तरह से यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, वी हैव डिस्कस दिस। ठीक है, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई होगी और यूरिन का वॉल्यूम कम होगा। अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, जब हम पानी ज्यादा लेते हैं, ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की कम हो जाती है। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम होगी तो ऑस्मोरिसेप्टर्स इनहिबिट होंगे, एडीएच नहीं सिक्रीट होगा। एडीएच नहीं सिक्रीट होगा तो वाटर की परमेबिलिटी कम होगी और वाटर जो है वो ज्यादा यूरिन में आएगा। यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ऑस्मोलैरिटी कम होगी। ठीक है,
अब हम जो है वो रोल ऑफ हार्मोन्स कर लेते हैं, वाटर क्लियरेंस कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाटर